आप सुन रहे हैं के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान की अनुच्छेदवार व्याख्या, जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, रीट, एसआई और स्कूल व्याख्याता आदि की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इस श्रृंखला में हम भारतीय संविधान के हर अनुच्छेद का स्लाइड आधारित शब्दशः पठन करते हैं और फिर उसकी सरल व्याख्या करते हैं ताकि परीक्षा की दृष्टि से पूरी तैयारी हो सके। बिल्कुल। और आज हम संसद से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करने वाले हैं, जो अनुच्छेद 99 से शुरू होती है। हाँ, ये वो अनुच्छेद हैं जो तय करते हैं कि संसद के सदस्य कैसे काम करते हैं और कानून कैसे बनते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 99 जो सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान से जुड़ा है। जी, अनुच्छेद 99 कहता है, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अच्छा, तो मतलब संसद का सदस्य बनते ही सबसे पहला काम शपथ लेना है? बिल्कुल, ये एक अनिवार्य शर्त है। आप सदन में अपनी सीट पर तब तक नहीं बैठ सकते जब तक आप शपथ न ले लें। और ये शपथ कौन दिलाता है? सीधे राष्ट्रपति? या तो राष्ट्रपति खुद, या फिर वो किसी को इस काम के लिए नियुक्त कर सकते हैं। आमतौर पर जब नई लोकसभा बनती है तो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होते हैं। हाँ, प्रोटेम स्पीकर। जी, और उनका मुख्य काम ही नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। और शपथ का जो फॉर्मेट है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। इसमें एक शब्द है प्रतिज्ञान। शपथ और प्रतिज्ञान में क्या अंतर है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं वे ईश्वर के नाम की शपथ लेते हैं, पर जो नास्तिक हैं या ईश्वर के नाम की शपथ नहीं लेना चाहते, उनके लिए प्रतिज्ञान यानी एफर्मेशन का विकल्प है। वो संविधान के प्रति निष्ठा की बात करते हैं। समझ गई। तो परीक्षा के लिए मुख्य बात यह है कि शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाते हैं और इसका प्रारूप तीसरी अनुसूची में है। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। अनुच्छेद 100 खंड 1 और 2। इसका शीर्षक है मतदान और कार्यशक्ति। हाँ, ये अनुच्छेद बताता है कि सदन में फैसले कैसे लिए जाते हैं। इसका खंड 1 कहता है, सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा। मतलब कोई भी बिल पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए? जी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। और अध्यक्ष या सभापति वोट नहीं देते? सामान्य स्थिति में नहीं, वो निष्पक्ष रहते हैं। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर हो जाएं, टाई हो जाएं, तब वो अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट डालते हैं। अच्छा, टाई ब्रेकर की तरह। बिल्कुल। और इसी का खंड 2 कहता है, संसद की किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए सदन में कुछ सीटें खाली हैं, तब भी सदन जो भी काम करेगा वो वैध माना जाएगा। उसे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि कुछ सीटें तो खाली थी। ठीक है, तो परीक्षा के लिए सबसे जरूरी सवाल यही बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना कास्टिंग वोट कब इस्तेमाल करते हैं? और उसका जवाब है मत बराबर होने की स्थिति में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 100 के ही खंड 3 और 4 जो गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में है। ये खंड 3 कहता है, गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। गणपूर्ति मतलब कोरम, ये क्या होता है? कोरम का मतलब है सदन की कार्रवाई चलाने के लिए जरूरी सदस्यों की न्यूनतम संख्या। और वो संख्या है कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा। हाँ, सभा में 543 सदस्य हैं, तो कोरम के लिए लगभग 55 सदस्यों का होना जरूरी है। राज्यसभा के लिए ये करीब 25 सदस्य हुए। और अगर इतने सदस्य मौजूद ना हो तो खंड 4 कहता है कि अध्यक्ष या सभापति का ये कर्तव्य होगा कि वो सदन को स्थगित कर दें या तब तक के लिए निलंबित कर दें जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं हो जाती। अच्छा, तो ये उनकी मर्जी नहीं बल्कि उनका कर्तव्य है। अब आते हैं अनुच्छेद 101 पर, जो स्थानों का रिक्त होना यानी सीट खाली होने के बारे में है। खंड तो दोहरी सदस्यता पर रोक लगाते हैं, है ना? हाँ। खंड 1 कहता है कि कोई व्यक्ति एक साथ संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब कोई एक ही समय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का एमपी नहीं हो सकता। और खंड 2 वो कहता है कि कोई व्यक्ति एक साथ संसद और किसी राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। मतलब आप एक ही समय पर एमपी और एमएलए
दोनों नहीं रह सकते। तो अगर कोई दोनों जगह से चुन लिया जाए तो उसे एक सीट तय समय के अंदर छोड़नी पड़ती है, वरना नियमों के हिसाब से उसकी एक सीट खाली हो जाती है। तो परीक्षा के लिए सीधा सवाल है, क्या कोई व्यक्ति एक साथ सांसद और विधायक रह सकता है? और जवाब है नहीं, अनुच्छेद 101 के तहत ये मना है। त्यागपत्र और अनुपस्थिति। ये भी सीट खाली होने के कारण है। जी, खंड 3 का उपखंड ख कहता है कि सदस्य यथास्थिति सभापति या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है। मतलब इस्तीफा देकर लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष को और राज्यसभा का सदस्य सभापति को इस्तीफा देता है। सही। और अध्यक्ष या सभापति ये भी जांच करते हैं कि इस्तीफा असली है और किसी दबाव में तो नहीं दिया गया। और अनुपस्थिति का क्या नियम है? वो खंड 4 में है। अगर कोई सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट रिक्त हो सकती है। लगातार 60 दिन? हाँ, लगातार 60 दिन। और इन 60 दिनों की गिनती में जब सदन का सत्रावसान होता है या वो 4 दिन से ज्यादा के लिए स्थगित होता है, उस समय को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो परीक्षा में 60 दिन वाली बात बहुत पूछी जाती है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। यही है सदस्यता के लिए निर्हरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशंस। हाँ, ये वो आधार हैं जिन पर किसी सांसद को अयोग्य ठहराया जा सकता है। जैसे कि पहला है लाभ का पद। जी, खंड 1 का उपखंड का कहता है कि यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। और दूसरा खा कहता है कि यदि वह विकृत चित्त है, मतलब अनसाउंड माइंड का है और किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित किया हो। फिर दिवालिया होने की भी शर्त है। हाँ, उपखंड ग यदि वो अनुन्मोचित दिवालिया है, मतलब अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। और सबसे महत्वपूर्ण है खंड 2, जो कहता है कि यदि वो 10वीं अनुसूची के अधीन निर्हरित हो जाता है। अच्छा, तो ये दल बदल कानून की बात हो रही है? बिल्कुल, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का जिक्र यहीं से आता है। तो परीक्षा का सबसे हॉट क्वेश्चन यही है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। और अनुच्छेद 102 में ये परीक्षा के आधार तो अनुच्छेद 102 में है, लेकिन अगर इस पर कोई विवाद हो तो फैसला कौन करेगा? ये अनुच्छेद 103 में बताया गया है। जी, अनुच्छेद 103 खंड 1 कहता है, यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) से ग्रस्त हो गया है तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। मतलब फैसला राष्ट्रपति करेंगे। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। खंड 2 कहता है कि ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उस राय के अनुसार ही काम करेगा। तो असल में शक्ति निर्वाचन आयोग के पास हुई, कह सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए उनकी राय मानना बाध्यकारी है। लेकिन इसमें दल बदल वाला मामला शामिल नहीं है ना? बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। दल बदल यानी 10वीं अनुसूची के मामले में फैसला सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है, राष्ट्रपति नहीं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। जी, तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 102(1) के तहत अयोग्यता पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो जवाब है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर। अब आते हैं अनुच्छेद 104 पर, जो जुर्माना या शास्ति से जुड़ा है। हाँ, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना शपथ लिए या अयोग्य घोषित होने के बाद भी सदन में बैठता है या वोट देता है तो उस पर जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना? पाठ में लिखा है। तो वह प्रत्येक दिन के लिए 500 रुपए की शास्ति का भागी होगा। हर दिन के 500 रुपए? जी, जितने दिन वो अवैध रूप से सदन में बैठेगा, हर दिन के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना। तो परीक्षा के लिए ये फैक्ट सीधा सीधा पूछा जा सकता है। हाँ, बिना शपथ लिए संसद में बैठने पर कितना आर्थिक दंड है? जवाब है 500 रुपए प्रतिदिन। अनुच्छेद 105 जो सांसदों के विशेषाधिकारों से जुड़ा है। जी, संसदीय विशेषाधिकार या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इसका खंड 1 कहता है संसद में वाक स्वातंत्र्य होगा, मतलब बोलने की आजादी। हाँ, सदन के अंदर बोलने की पूरी आजादी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खंड 2। वो क्या कहता है? वो कहता है संसद में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। अच्छा, मतलब सदन में उन्होंने कुछ भी कहा हो या किसी भी तरह से वोट दिया हो, उस पर कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ये उन्हें एक तरह की कानूनी सुरक्षा देता है ताकि वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि क्या संसद में दिए गए वोट के लिए किसी सांसद पर मुकदमा हो सकता है?
तो जवाब होगा नहीं, अनुच्छेद 105(2) के तहत उन्हें सुरक्षा प्राप्त है। 106 सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में है। ये कौन तय करता है? अनुच्छेद 106 साफ कहता है, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे, प्राप्त करने के हकदार होंगे। मतलब संसद खुद ही कानून बनाकर अपने वेतन भत्ते तय करती है। एकदम सही। इसके लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती, एक साधारण कानून से ही ये तय हो जाता है। तो परीक्षा का सीधा प्रश्न, संसद सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित होता है? संसद द्वारा विधि बनाकर। ये परीक्षा उपयोगी। अब कानून बनाने की प्रक्रिया पर आते हैं। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनःस्थापन के संबंध में उपबंध। जी, इसका खंड 1 कहता है कि धन विधेयक को छोड़कर कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। हाँ। और खंड 3 बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहता है, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। सत्रावसान और व्यपगत, इन शब्दों का मतलब क्या है? सत्रावसान मतलब प्रोरोगेशन यानी सत्र का समाप्त होना, और व्यापगत मतलब लैप्स यानी खत्म हो जाना। तो इसका मतलब है कि अगर संसद का सत्र खत्म हो जाता है तो सदन में जो बिल पेंडिंग है वो खत्म नहीं होते, वो अगले सत्र में वहीं से आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो परीक्षा का सवाल, क्या सत्रावसान होने पर लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है? जवाब है नहीं। ये परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है। लेकिन सत्रावसान और लोकसभा के विघटन में तो फर्क है। तो जब लोकसभा भंग होती है तब विधेयकों का क्या होता है? हाँ, ये बहुत ही पेचीदा और जरूरी सवाल है। अनुच्छेद 107 का खंड 5 इसी के बारे में है। वो क्या कहता है? वो कहता है, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा के विघटन पर व्यापगत हो जाएगा। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए। देखिए, सीधा सा नियम है, अगर कोई बिल किसी भी तरह से लोकसभा को छू चुका है और अभी कानून नहीं बना है तो वो लोकसभा के भंग होने पर खत्म हो जाएगा। मतलब अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है तो खत्म। हाँ, और अगर लोकसभा से पास हो गया है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी खत्म। और कौन सा बिल बच जाता है? जो बिल राज्यसभा में शुरू हुआ और वहीं पेंडिंग है, अभी लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं, वो नहीं खत्म होगा। अच्छा, क्योंकि उसका लोकसभा से कोई लेना देना ही नहीं था। बिल्कुल। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है जो यूपीएससी प्रीलिम्स तक में पूछा जाता है। अब क्या होगा जब दोनों सदनों में किसी बिल को लेकर असहमति हो जाए? उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 108 का प्रावधान है, संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग। और ये कब बुलाई जाती है? इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, एक सदन ने बिल पास किया और दूसरे ने उसे अस्वीकार कर दिया। दूसरी, बिल के संशोधनों पर दोनों सदन सहमत नहीं है। और तीसरा ये कि दूसरे सदन को बिल मिले 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं और उसने उसे पास नहीं किया है। तो इन 3 स्थितियों में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। जी, राष्ट्रपति। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ साधारण विधेयकों पर लागू होता है। धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यह परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब संयुक्त बैठक की प्रक्रिया अनुच्छेद 108 के खंड 4 में दी गई है। इसमें फैसला कैसे होता है? इसमें फैसला दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से होता है। तो इसमें तो लोकसभा का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा क्योंकि उनके सदस्य ज्यादा हैं। बिल्कुल, व्यवहार में यही होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अच्छा, राज्यसभा के सभापति नहीं? नहीं, लोकसभा अध्यक्ष। तो परीक्षा के लिए 2 बातें याद रखनी है। अध्यक्षता स्पीकर करते हैं और निर्णय साधारण बहुमत से होता है। यह परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है। चलिए, अब उन खास विधेयकों पर आते हैं जिन पर संयुक्त बैठक नहीं होती। सबसे पहले अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। जी, धन विधेयक या मनी बिल के मामले में सारी शक्ति लोकसभा के पास है। खंड 1 कहता है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा। मतलब ये सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। हाँ, और लोकसभा से पास होने के बाद जब ये राज्यसभा जाता है तो खंड 2 के अनुसार राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। बस 14 दिन? जी, और वो इसे अस्वीकार या संशोधित भी नहीं कर सकती। वो सिर्फ अपनी सिफारिशें दे सकती है।
और उन सिफारिशों को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर है। बिल्कुल, लोकसभा चाहे तो सारी सिफारिशें खारिज कर सकती है। तो परीक्षा का सबसे अहम सवाल, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश होता है? केवल लोकसभा में। सही। ये परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है। लेकिन अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर बिल को नहीं लौटाती है तो क्या होगा? तो अनुच्छेद 109 का खंड 5 लागू होता है। वो कहता है कि अगर 14 दिन में बिल नहीं लौटाया जाता तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। मतलब उसे ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा? जी, डीम्ड टू बी पास्ड। राज्यसभा की सहमति की जरूरत ही नहीं है। यही लोकसभा की सर्वोच्चता है इस मामले में। ठीक है, तो अगर राज्यसभा 14 दिन में धन विधेयक नहीं लौटाती है तो उसे पारित मान लिया जाएगा। एकदम। ये परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कैसे तय होता है? इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। हाँ, अनुच्छेद 110 का खंड 1 कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक तब समझा जाएगा यदि उसमें केवल कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान हो। केवल शब्द पर आप जोर दे रहे हैं। जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से 4 चीजें आती हैं। किसी कर का अधिरोपण यानी टैक्स लगाना या हटाना। दूसरा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना यानी बोरोइंग। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की देखरेख। और चौथा, संचित निधि से धन का विनियोग यानी पैसा निकालना। तो टैक्स से जुड़ा बिल धन विधेयक होगा। हाँ, अगर उसमें केवल इन्हीं विषयों से जुड़े प्रावधान हैं। ये परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के DHA क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है। पर अंतिम फैसला कौन करेगा कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं? इसका जवाब अनुच्छेद 110 के खंड 3 में है। लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। तो लोकसभा के स्पीकर का फैसला फाइनल होगा। जी, और उसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या इसके कोई अपवाद भी हैं? हाँ, खंड 2 कहता है कि सिर्फ जुर्माना लगाने वाला बिल या किसी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका द्वारा कर लगाने वाला बिल धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 111, विधेयकों पर अनुमति। जब बिल दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो विधेयक पर अपनी अनुमति दे दें और वो कानून बन जाए। दूसरा, वो अपनी अनुमति रोक लें। इसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ऐसा करने पर बिल खत्म हो जाता है। और तीसरा विकल्प? तीसरा ये कि वो विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो पुनर्विचार के लिए संसद को वापस लौटा सकते हैं। इसे सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। अच्छा, तो धन विधेयक को वापस नहीं लौटाया जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा अपवाद है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति या तो सहमति देंगे या उसे रोक लेंगे, पर लौटा नहीं सकते। और अगर साधारण विधेयक को लौटाया और संसद ने उसे फिर से पास कर दिया तो फिर राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी। वो बाध्य हैं। तो परीक्षा का मुख्य प्रश्न, क्या राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं? जवाब है नहीं। ये सभी अनुच्छेद भारतीय संविधान की भावना और संरचना को समझने की दृष्टि से वाकई अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये हमारी विधायी प्रक्रिया की रीढ़ है।